भारत खेलों को धर्म और खिलाड़ियों को भगवान की तरह देखने वाला वह देश जहां की हर गली में आपको कोई ना कोई खेल या कोई ना कोई खिलाड़ी मिल ही जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है खेलों को इतना सम्मान देने वाला यह देश दुनिया के सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल को वो सम्मान और प्यार क्यों नहीं दे पा रहा है? एक समय था जब भारत के सबसे बड़े दार्शनिक महात्मा विवेकानंद जी ने कहा था कि फुटबॉल खेलो, क्योंकि गीता से भगवान मिले या ना मिले फुटबॉल खेलने से जरूर मिल जाएंगे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय 10 से ज्यादा सालों तक एशियन फुटबॉल पर आधिपत्य रखने वाला यह देश फुटबॉल की दुनिया में सिमट गया। आज हम आपको हमारे देश की फुटबॉल के खेल में महान विरासत के बारे में बताएंगे। फुटबॉल के खेल पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि यह खेल आज से लगभग 800 से 900 साल पहले बिल्कुल ही अलग ढंग से शुरू हुआ था। ब्रिटेन को इस खेल का जन्मदाता माना जाता है, जहाँ इस खेल की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी और उस समय इस खेल को लेकर कोई नियमावली नहीं थी। आज के फुटबॉल और रग्बी के मिश्रण की तरह शुरू हुए इस खेल को 19वीं शताब्दी तक कई अलग अलग देशों में ब्रिटिश सिपाहियों और वहाँ के लोगों के कारण पहचाना जाने लगा था। ब्रिटेन ने क्रिकेट की ही तरह इस खेल को भी अपनी सभी कॉलोनीज में फैलाना शुरू कर दिया था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल नाम की एक किताब में बताया गया है कि भारत में फुटबॉल का पहला मैच साल 1802 में बॉम्बे में आइलैंड 11 और मिलिट्री 11 के बीच खेला गया था। लेकिन यह मैच आज के फुटबॉल से बिल्कुल ही अलग था। मैच की समय सीमा 30 मिनट थी। भारत में एक नए खेल का आगमन तो हो गया था, लेकिन यहाँ अगले 70 सालों तक ये खेल सिर्फ अंग्रेजी अफसर और सिपाही ही खेलते रहे। भारतीय लोगों का जुड़ाव एक लंबे अरसे तक इस खेल में ना के बराबर था। साल 1848 में पहली बार इस खेल को कुछ नियमों में बांधा गया। धीरे धीरे ये खेल दुनिया में अपनी जगह बनाने लगा। साल 1872 में भारत की जमीन पर कलकत्ता एफसी और शारदा एफसी के नाम से पहले 2 फुटबॉल क्लब्स का निर्माण हुआ और भारत में भारतीय लोगों के लिए भी ये खेल शुरू हो गया था। और इस क्रांतिकारी बदलाव के पीछे नगेंद्र दास सर्वाधिकारी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। साल 1877 में नगेंद्र दास सर्वाधिकारी एक दिन कुछ अंग्रेजों को फुटबॉल खेलते हुए देखते हैं और फिर अगले दिन स्कूल में जाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर फुटबॉल खरीदने के लिए पैसों का बंदोबस्त करते हैं और फिर अपने प्रोफेसर की सहायता से फुटबॉल की बारीकियां और नियमावली सीखने का सिलसिला शुरू होता है। एक नए खेल के लिए 9 साल की उम्र में पैदा हुए आकर्षण के कारण नगेंद्र सर्वाधिकारी ने अपने आसपास की कॉलेज और स्कूल के बच्चों को भी अपने साथ जोड़ने का काम शुरू किया और फिर बॉयज क्लब के नाम से एक फुटबॉल क्लब की नींव रखी, जो भारत में भारतीय लोगों के लिए बना पहला फुटबॉल क्लब था। यहाँ से भारतीयों को भी स्वतंत्र रूप से फुटबॉल का खेल एक अच्छे स्तर पर खेलने का मौका मिलने लगा। क्लब्स की गिनती में इजाफा होने लगा। 1884 में नगेंद्र वेलिंगटन क्लब का निर्माण करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके साथियों ने एक कुम्हार के बच्चे के साथ फुटबॉल खेलने से मना कर दिया है तो वो नाराज हो जाते हैं और क्लब को बंद कर देते हैं। एक नया सफर शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी ब्रिटिश फुटबॉल टूर्नामेंट्स में भारतीय लोगों को खेलने की इजाजत नहीं थी। 1887 में नगेंद्र सोवा बाजार क्लब का निर्माण करते हैं और उसका पहला सदस्य उसी कुम्हार के लड़के को बनाते हैं जिसके साथ बड़ी जाति वाले खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया था। इसी बीच डूरंड कप की शुरुआत भी होती है और फिर 1891 में मोहन बागान स्पोर्टिंग क्लब का निर्माण होता है, जो आज भारत की धरती पर खड़ा सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। साल 1892 में पहली बार सोवा बाजार क्लब की टीम को इंग्लिश फुटबॉल टूर्नामेंट ट्रेंड्स कप में खेलने के लिए बुलाया जाता है और इस टूर्नामेंट के फाइनल में सोवा बाजार की टीम चैंपियन बनकर के निकलती है। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय टीम ने अंग्रेजों को किसी बड़े टूर्नामेंट में हराया था। अगले साल भारत में फुटबॉल की पहली गवर्निंग बॉडी इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन का निर्माण होता है, लेकिन वहाँ भी बहुमत अंग्रेजी लोगों के पास ही था। ये लोग एक टूर्नामेंट भी स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही भारतीय टीम को भाग लेने का मौका दिया जाता है। बंगाल भारत में फुटबॉल का सबसे बड़ा हब था और यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन भी अपने चरम पर था। ऐसे में फुटबॉल यहाँ के लोगों के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने का एक बड़ा जरिया बन गया था। कुछ अंग्रेजी विचारकों ने बंगाली लोगों के लिए इस दौरान कहा था कि ये लोग मेहनत पर विश्वास नहीं करते, इनकी टांगे पतली हैं और इन्हें ऐशो आराम की जिंदगी से ही प्यार है। इन बातों का प्रत्युत्तर भी विवेकानंद जैसे महान लोगों ने दिया, जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। साल 1899 में दक्षिण भारत को भी अपना पहला फुटबॉल क्लब मिलता है, जिसके बाद साल 1900 में सूबेदार मेजर बासु साहब मोहन बागान क्लब के सेक्रेटरी बनते हैं और यहाँ के खिलाड़ियों की फिटनेस, एजिलिटी और माइंडसेट में बदलाव लाने पर काम शुरू किया, जिसका परिणाम यह रहा कि 1904, 1905 और 1907 में ये टीम कूच बिहार कप की चैंपियन बनती है। साल 1905 में मोहन बागान क्लब टीम ने डलहौजी क्लब को गलेडस्टन कप के फाइनल में 6-1 से हराकर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। मोहन बागान क्लब की सफलता ने अंग्रेजों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा और फिर इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन ने साल 1909 में IFA शील्ड में खेलने के लिए न्योता दिया, लेकिन साल 1909 और 1910 में मोहन बागान क्लब का प्रदर्शन यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। इस खराब प्रदर्शन को देखते हुए टीम के कप्तान शिवदास भादोड़ी टीम में कुछ बदलाव करते हैं और अभिलाष घोष नाम के एक हट्टे कट्टे खिलाड़ी को टीम में सेंटर फॉरवर्ड के लिए शामिल करते हैं।
10 जुलाई साल 1911 के दिन कुछ नए बदलावों के साथ मोहन बागान क्लब इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड कप में अपना सफर शुरू करते हैं और बहुत सी कमियों के बावजूद भी शानदार प्रदर्शन के साथ नंगे पैर खेलते हुए बारिश में अलग अलग मैचों में जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना लेते हैं। ये वो दौर था जब भारतीय खिलाड़ी नंगे पैर फुटबॉल खेलने के लिए मशहूर थे और ये खिलाड़ी ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जूतों की एक जोड़ी की कीमत उस समय किसी टीचर की मंथली सैलरी के बराबर हुआ करती थी। 2 दिन चले सेमीफाइनल में अभिलाष घोष के कारण मोहन बागान की टीम ने बारिश और फिसलन से भरे मैदान के बीच 3-0 से हराया, फाइनल में जगह बनाई। अब बंगाली लोगों और भारतीय खिलाड़ियों के लिए यह एक संभावना थी कि अंग्रेजों को हरा सकते हैं। 29 जुलाई साल 1911 के दिन मैदान पर लाखों लोगों की भीड़ अपने अपने तरीके से एक ऐतिहासिक क्षण को अनुभव करने के लिए जमा होती है। कुछ गवाहों की माने तो उस समय जैसा माहौल किसी मैदान पर आज भी किसी फाइनल के दौरान देखने को मिलना मुश्किल है। मैच शुरू होता है और आखिरी मिनटों में 1-1 की बराबरी पर चल रहे मैच में अभिलाष घोष शानदार तरीके से एक गोल करते हैं और फिर जिस तरह का जश्न अंग्रेजों पर मिली उस जीत के बाद देखने को मिला, उस तरह के उदाहरण खेल जगत इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। भारतीय फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी जीत के बाद देश में फुटबॉल को एक तरह से साइड लाइन कर दिया गया था क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर पहुंच रहा था। लेकिन फिर भी साल 1924 में भारतीय टीम ने अपने पहले विदेशी दौरे के रूप में श्रीलंका गई और फिर साल 1937 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का निर्माण हुआ। साल 1938 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया जहां लेस्टन ने भारत की तरफ से फुटबॉल में पहली हैट्रिक को अंजाम दिया था। पराधीन भारत ने फुटबॉल के मैदान पर बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए और फिर आजादी के साथ ही देश का फुटबॉल के खेल में स्वर्णिम युग भी शुरू हो गया था। साल 1948 में हुए लंदन ओलंपिक में भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच फ्रांस के खिलाफ खेला जहां भारत की कप्तानी ताली मरीन ने की थी। भारत ने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया जिससे प्रभावित होकर टीम को बकिंघम पैलेस में डिनर के लिए इनवाइट किया गया था। भारत ने इस ओलंपिक में अपने मैच नंगे पैरों के साथ खेले थे और जब कप्तान से इसके बारे में पूछा गया तो ताली मरीन ने कहा कि भारत में हम बूट बॉल नहीं फुटबॉल खेलते हैं। साल 1950 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप के लिए एशिया से 3 टीमें क्वालिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई थी जिनमें से भारत को सिलेक्ट किया गया था। भारतीय फुटबॉल इतिहास के लिए एक बड़ा मौका था लेकिन भारतीय टीम ने सबको चौंकाते हुए विश्व कप से अपना नाम वापस ले लिया था। इस निर्णय के पीछे बहुत से कारण थे जिनमें से प्रैक्टिस के लिए टाइम की कमी, विदेशी दौरे पर जाने के लिए आवश्यक पैसों की तंगी और ओलंपिक को विश्व कप से ऊपर तरजीह देने जैसे कारण मुख्य थे। भारतीय फुटबॉल इतिहास में यह पहला और आखिरी मौका रहा जब इस टीम को फीफा ने विश्व कप के लिए बुलाया था। साल 1951 से 1962 तक के समय को भारतीय फुटबॉल इतिहास का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है जिसमें टीम ने महान कोच रहीम की कोचिंग में बहुत से महान खिलाड़ियों की मदद से खुद को सबसे बेहतरीन साबित किया था। ये वो समय था जब भारत को एशिया के ब्राजील के रूप में पहचान मिली और ये देश फुटबॉल की दुनिया में एक महाशक्ति बनकर के उभरा था। ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली एशियन टीम बनने से लेकर नेबल डिसूजा की ओलंपिक हैट्रिक तक भारत ने उस दौर में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की और फिर 1962 एशिया कप में साउथ कोरिया को हराकर भारत ने टाइटल अपने नाम किया था। साल 1963 में कोच रहीम के निधन और बहुत से बड़े खिलाड़ियों के संन्यास लेने के कारण भारतीय टीम धीरे धीरे ढलान पर आने लगी थी। लेकिन साल 1978 में मोहन बागान की टीम ने IF शील्ड टाइटल एक बार फिर अपने नाम किया लेकिन अब वो जादुई माहौल और जुनून खत्म हो गया जो एक दौर में हुआ करता था। साल 1971 में बांग्लादेश युद्ध और इमरजेंसी जैसी घटनाओं ने भी भारतीय फुटबॉल को गलत तरीके से प्रभावित किया था। लेकिन साल 1983 में फुटबॉल की लोकप्रियता को भारत में सबसे बड़ा झटका कपिल देव की टीम ने क्रिकेट का विश्व कप जिता करके दिया। यहाँ से क्रिकेट का खेल भारत में अपने उरूज पर पहुंचने लगा था। क्रिकेट को लेकर लोगों में दीवानगी और पागलपन ने फुटबॉल को दरकिनार कर दिया। पैसों की कमी, खराब स्ट्रक्चर और युवाओं का बदलता रुझान भारत में फुटबॉल के फर्श तक पहुंचने की मुख्य वजह बना। 90 के दशक में बाईचुंग भूटिया को भारत के लोगों ने एक सुपरस्टार की हैसियत से स्वीकार किया था। नई सदी के साथ ही भारत में फुटबॉल को फिर से विकसित करने का प्रयास शुरू हुआ। इस खेल में देश की विरासत को फिर से सबके सामने रखने का काम शुरू हुआ और कुछ बहुत शानदार खिलाड़ी लोगों के सामने आए। सुनील छेत्री का आगाज और ISL जैसी लीग्स के साथ ही भारत में फुटबॉल को फिर से वो पहचान मिलनी शुरू हो गई थी जिसकी इस खेल को जरूरत थी। सुनील छेत्री ने कई मौकों पर भारत को गौरवान्वित होने का मौका दिया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। भारत को अभी भी फुटबॉल में अपनी जगह बनाने के लिए एक लंबा सफर तय करना है। इस उम्मीद के साथ कि भारत फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फुटबॉल में लेकर के आएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो एक वीडियो हम ऐसे ही हॉकी पर भी लेकर के आएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।